नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हम फ्रांस के क्रांति के बारे में देख रहे थे। फ्रांस के क्रांति के अनेक कारण हम पिछला क्लास में देख लिए थे। आज हम फ्रांस के क्रांति के तत्कालीन कारण के बारे में समझने वाले हैं। तो हम देखे थे पिछले कई कारणों में कि फ्रांस के शासक लुई 16वां अनेक ऐसा काम किया जिससे फ्रांस की जनता राजा से विरोध कर दिए, और अंतिम कारण बन गया था पेरिस की संधि। पेरिस की संधि अमेरिका के क्रांति को मान्यता देने के लिए आया था 1783 ईस्वी में। पेरिस की संधि, पेरिस के संधि के बाद फ्रांस की जनता वहां के राजा से विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर देता है, और यह सिलसिला क्रमवार तरीके से चल रहा होता है। फ्रांस के राजा लुई 16वां को अब यह मजबूरी हो गया कि जनरल स्टेटस की बैठक कराए। क्यों? क्योंकि उसके पास आर्थिक पैसा यानी कि कोई भी आर्थिक संसाधन मौजूद नहीं था जिससे वह जनता के मांग को पूरा कर सके। इसके लिए उन्होंने अब बैठक 1789 ईस्वी में किया। कब? तो 5 मई 1789। 1789 ईस्वी को जनरल स्टेटस की बैठक होती है। जनरल स्टेट्स या स्टेट्स जनरल स्टेट्स की बैठक 1789 ईस्वी में हुआ, और यह बैठक में हर तरह के वर्ग शामिल हुए। बैठक क्यों हुआ? क्योंकि पैसा कम था। इस बैठक में सभी वर्ग के लोग आए, प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग और तृतीय वर्ग। प्रथम वर्ग के कौन सा लोग आए होंगे? तो प्रथम वर्ग में जो आते थे कुलीन वर्ग, कुलीन नहीं पादरी वर्ग हुआ करते थे। दूसरा वर्ग में कौन होते थे? कुलीन। और थर्ड वर्ग में कौन आए? तो थर्ड वर्ग में आ गए किसान, मजदूर, यही सब लोग। प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग और तृतीय वर्ग। देखिए, इन सब पहला वर्ग, द्वितीय वर्ग और तृतीय वर्ग में अलग अलग प्रतिनिधि आए। प्रथम वर्ग में टोटल 300 प्रतिनिधि आए थे। 300 प्रतिनिधि। इन 300 प्रतिनिधि का मत, एक प्रतिनिधि का एक मत हुआ करता था। लेकिन जो द्वितीय वर्ग थे वह भी, उनकी संख्या भी 300 थी, और जो तृतीय वर्ग आए थे इनका संख्या टोटल 600 था। प्रथम वर्ग में आए थे पुरोहित लोग जिसे पोप कहा जाता था। द्वितीय वर्ग में आए थे कुलीन लोग, कुलीन अमीर वर्ग, और तृतीय वर्ग में आए थे सभी मजदूर, किसान, व्यापारी, मजदूर किसान वर्ग के लोग आए हुए थे, व्यापारी। इन व्यापारियों का एक अपना एक संगठन होता था। फ्रांस में एक जैकोबिन क्लब नामक एक संस्था था जो तृतीय वर्ग में सबसे महत्वपूर्ण वर्ग बनकर के उभरा, और वह व्यापारियों का वर्ग था। व्यापारी वर्ग को मिला करके इन लोगों ने, व्यापारियों ने एक अपना अलग संगठन बना लिया था जिसे कहा गया था जैकोबिन क्लब। क्या? जैकोबिन क्लब, जिसे ग्रुप के नाम से भी जान सकते हैं, जैकोबिन क्लब। तो देखिए, इन सब बैठक, यह सब लोग आकर के जनरल स्टेटस की बैठक में हिस्सा ले रहे हैं, और इसमें प्रथम वर्ग में जो 300 पुरोहित आए जिनको प्रतिनिधि कहा गया, तो एक प्रतिनिधि के लिए एक वोट की मान्यता दी गई। दूसरा वर्ग में भी एक प्रतिनिधि का एक वोट काउंट किया गया। लेकिन जो तृतीय वर्ग आए थे उनके लिए एक वर्ग का एक प्रतिनिधि घोषित किया गया। यदि मान लेते हैं मजदूर वर्ग आए हैं तो यह एक प्रतिनिधि हो गए, एक वोट हो गए। इसी तरह से किसान वर्ग हो गए तो किसान वर्ग का एक वोट काउंट हो गया। व्यापारी वर्ग है तो व्यापारी का एक वोट काउंट हो गया। इस तरह से जितने अलग अलग काम करने वाले लोग हुए तृतीय वर्ग में, उनका एक प्रतिनिधि एक मत के बराबर ना होकर के एक वर्ग बराबर एक वोट हो गया। तो तृतीय वर्ग को ऐसा नहीं था, तृतीय वर्ग ऐसा नहीं एक्सेप्ट कर पाए। इन लोगों का यह मत था कि एक प्रतिनिधि का एक मत होना चाहिए, तभी सभी तीनों में समानता देखने को मिलेगी। और समानता के लिए सबसे लड़ाई तो मध्यम वर्ग के ही लोग किए थे, इसीलिए फ्रांस की क्रांति मध्यम वर्ग को क्रांति माना जाता है। देखिए, सब जब यह लोग बैठक किए, कहां पर? तो इन लोगों ने अपना बैठक किए एक जगह जिसका नाम क्या है? फ्रांस की राजधानी पेरिस। तो पेरिस में इन सब लोगों ने बैठक किया। देख रहे हैं कि यहाँ जो है कुलीन वर्ग के लोग बैठे हुए हैं,
इधर देखते हैं तो यहाँ कुर्सी पर लुई 16वां बैठा हुआ है, राजा बैठे हुए हैं। अगला हम लोग देखते हैं कि ये सभी लोग तृतीय वर्ग नाराज होकर के और चले जाते हैं। 5 मई को यह बैठक असफल हो गया। राजा ने घोषणा किया कि पुनः दूसरा बार बैठक बुलाया जाएगा। कब? तो यह बुलाया जाएगा 20 जून 1789। यह दिन तय किया गया, जो कि पहला बैठक से नाराज होकर के तृतीय वर्ग के लोग चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि हर वर्ग एक वोट के बराबर था, इसलिए इनका मांग यह था कि हर प्रतिनिधि को एक वोट मिलना चाहिए। ऐसा न मिलने के कारण ये लोग चले गए। दूसरा जो बैठक, अगला बैठक बुलाया गया 20 जून 1789 ईस्वी को। और इस दिन जब बैठक हुआ तो यहाँ राजा के जो कुछ लोग थे, इनको महल में प्रवेश करने से रोक दिया गया। तृतीय वर्ग जब बैठक के लिए आए, तृतीय वर्ग, तो इन्हें महल में प्रवेश नहीं करने दिया। बैठक कब हो रहा था? तो 20 जून 1789 ईस्वी को इनको महल में प्रवेश करने से रोक दिया गया। ये लोग गुस्सा होकर के बगल में एक टेनिस का मैदान था, टेनिस खेलने वाला एक गेम होता है, तो टेनिस के खेल के मैदान को कोर्ट कहा जाता है। क्या? कोर्ट। तो टेनिस के बगल में टेनिस के कोर्ट था, टेनिस कोर्ट का मैदान था। तो सभी तृतीय वर्ग यही टेनिस कोर्ट जो स्थल है, यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं और यह सब लोग मिल करके अपना एक अलग असेंबली का गठन कर लेते हैं। अपना असेंबली बना लिया, जिसको कहा गया नेशनल असेंबली। देखिए, नेशनल असेंबली में तीनों वर्ग मिल करके और कुछ शपथ लिए, अपना शासन स्वयं अपने आप को स्वतंत्र करने का घोषणा कर लिया। ऐसा फैसला यह टेनिस कोर्ट में लिया गया। और राजा को जब इस बात का पता चला तो राजा ने इसके खिलाफ कार्रवाई किया। लुई 16वां को बहुत बुरा लगा। क्यों? क्योंकि राजा के विपक्ष में कोई तृतीय वर्ग के आदमी खड़ा हो गया और राजा का विरोध करने लगा। तो इसको लेकर के 14 जुलाई 1789 यह घटना हम देखेंगे कि अंजाम मिलता है। राजा जब तृतीय वर्ग से नाराज हो गया तो यह घोषणा राजा ने कर दिया कि सभी लोगों को, जो विरोधी लोग हैं, सबको जेल में बंद कर दिया जाए। और एक जेल था बेस्टिल। तो सभी लोगों को बेस्टिल जेल में बंद कर दिया गया। बेस्टिल एक जेल था पेरिस में, तो बेस्टिल जेल में सभी लोगों को बंद किया जाने लगा। जो विरोध किए तृतीय वर्ग, उनको जेल में बंद कर दिया गया। सभी तृतीय वर्ग के जो लोग नाराज थे, जो मजदूर वर्ग जैकोबिन क्लब के जो लोग नाराज थे, उन लोगों ने 14 जुलाई 1789 ईस्वी को क्रांति कर दिया, सड़क पर आ गए और इन्होंने बेस्टिल जेल को तोड़ने का प्लान बना लिया। चारों तरफ 14 जुलाई 1789 ईस्वी को तृतीय वर्ग वालों ने पूरी तरह से बेस्टिल जेल का घेराव कर लिए और बेस्टिल जेल को तोड़ डाला। अगर आप यहाँ देखेंगे तो बेस्टिल जेल एक बहुत ही मोटा दीवार का बनाया हुआ था। आप देख सकते हैं कि कितना मोटा यहाँ पर दिखाया हुआ है बेस्टिल जेल को। और यहाँ लोगों ने 14 जुलाई 1789 ईस्वी को इन लोगों द्वारा, तृतीय जो मध्यम वर्ग के लोग थे, अपना जो भी घरेलू हथियार था उसको ले करके और चारों तरफ घेराव कर लिए, जेल को घेर लिए। और देख रहे हैं कि इसके ऊपर भी लोग चढ़े हुए हैं, इसके ऊपर भी चढ़ गए और 4 घंटा में इस जेल के दीवार को तोड़ डाला। आप देख सकते हैं कि जेल को किस तरह से यहाँ पर जो है नुकसान, क्षति पहुंचाया हुआ है इसके ऊपर, है कि नहीं। तो यहाँ से देख रहे हैं कि यहाँ पूरा डैमेज कर दिया गया है। पूरा यहाँ से लोग तोप चलाना शुरू कर देते हैं और यह 4 घंटे में बेस्टिल के दीवार को तोड़ डाला। सभी कैदी लोग बाहर आ गए और खुद को स्वतंत्र की घोषणा कर दिए। तो फ्रांस में इसी स्वतंत्रता को लोग मान गए कि हम आज से स्वतंत्र है। और 14 जुलाई 1789 ईस्वी को स्वयं को स्वतंत्र की घोषणा करते हुए और आजाद कर लिए। और इसी दिन फ्रांस में वर्तमान में स्वतंत्रता दिवस भी मना दिया जाता है। अभी हाल ही में फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी वहां उपस्थित थे। भले ही भारत में उस समय चंद्रयान 3 का लॉन्च किया गया था। देखिए, इसके बाद हम देखते हैं कि आजाद हो गए, स्वयं को आजाद कर लिए। और इन लोग यहाँ भी चुप नहीं बैठे। जो मध्यम वर्ग जो लोग थे, तृतीय वर्ग, इन लोगों ने क्या किया कि देखिए, इन लोगों ने अब क्या किया कि आगे 27 अगस्त के दिन, 27 अगस्त 1789,
27 अगस्त 1789 ईस्वी को एक अपने असेंबली के द्वारा अपना एक घोषणा पत्र जारी कर दिया, घोषणा जारी किया, जिसका नाम क्या था? मानव तथा नागरिक, मानव तथा नागरिक, मानव तथा नागरिक के अधिकार, नागरिक के अधिकार, मानव तथा नागरिक अधिकार पत्र को जारी किया। और इस अधिकार में फ्रांस की जनता को अनेक प्रकार का अधिकार दिया गया था, जिसमें कहा गया कि जो भी 21 साल के ऊपर हो उन सबको वोट देने की आज़ादी दे दी गई। वहां के लोगों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता की भी आज़ादी दे दी गई, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्तिगत रूप से वह आज़ाद हैं। इसके अलावे मीडिया को वहां जो कह सकते हैं प्रेस, तो प्रेस की भी स्वतंत्रता प्रदान की गई, प्रेस की स्वतंत्रता दी गई। इस तरह से अमेरिका में एक अलग घोषणा पत्र के द्वारा तृतीय वर्ग के द्वारा वहां पर आजादी की ऐलान कर दिया गया और राजा एक तरह से चुपचाप वह तमाशा जो भी है सो देख रहा है। अब राजा को मजबूरी हो गया कि ये इसके द्वारा जो पास किया हुआ घोषणा पत्र है उसको मान लिया जाए। राजा ने भी यही किया। हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से ये लोग टेनिस कोर्ट में इकट्ठा हो गए हैं और घोषणा पत्र पर शपथ ले रहे हैं। यहाँ शपथ ले रहे हैं, यहाँ जो व्यक्ति देख रहे हैं कि किस तरह से शपथ मूर्ति बना दिया गया है। देखिए, तृतीय लोगों को मदद करने के लिए एक कुलीन वर्ग का व्यक्ति था, कुलीन वर्ग, जिसे कुलीन वर्ग के एक व्यक्ति था जिसका नाम क्या था? मिराबियो, मिराबियो। कुलीन वर्ग के एक व्यक्ति था जिसका नाम क्या था? मिराबियो, मिराबियो। और इसके साथ देने वाले एक और व्यक्ति थे जिनका नाम क्या था? ओबेसी। क्या? ओबेसी, ओबेसी। तो इन दोनों लोग जो कि कुलीन वर्ग के होते हुए भी राजा के द्वारा लगाए गए नियम से परेशान थे। जैसे राजा मनमानी ढंग से सामान की आपूर्ति न होने पर वस्तुओं के दाम में वृद्धि कर दिया था। इससे ये लोग भी समस्या को समझ रहे थे कि वास्तव रूप में क्या समस्या मिल रही है जनता को। इसलिए इन लोगों ने तृतीय वर्ग का प्रतिनिधि करने लगा और इस तरह से ये लोग प्रतिनिधित्व बन गए, प्रतिनिधित्व, यह सब प्रतिनिधित्व बन गए तृतीय वर्ग का। और इसके बाद मिराबियो ने जो घोषणा पत्र जारी किया था, जो शपथ दिलवाया था, इसके बाद राजा उस घोषणा पत्र को मान लिया और 1791 ईस्वी में असेंबली द्वारा पास कानून को राजा मान लिया। अब राजा एक तरह से क्या बन गया है, तो देख रहे हैं कि ऊपर में लुई 16वां जो कि राजा है, लुई 16, और इसके घोषणा पत्र में 3 अंग बना दिया गया था। एक क्या था? कार्यपालिका, एक क्या था? विधायिका, और एक था न्यायपालिका। तो देख रहे हैं कि फ्रांस में एक तरह से संवैधानिक राजतंत्र आ गया। क्यों? क्योंकि राजा जो संविधान बना, जो घोषणा पत्र जारी हुआ, उस संविधान को मान लिया है, लेकिन राजा का यह पद रहने दिया गया है और राजा अब कार्यपालिका के आधार से काम करेगी, विधायिका से और न्यायपालिका से। इन तीनों का आधार बन के ही लुई 16वां अब काम कर सकता है। इसीलिए फ्रांस में क्या हो गया है, तो संवैधानिक राजतंत्र हो गया है, संवैधानिक राजतंत्र, यानी कि राजा का शासन तो रहेगा लेकिन राजा अब संविधान के अनुसार से काम करेंगे। लेकिन होता क्या है कि मिराबियों की मृत्यु हो जाती है। मिराबियो जो है तृतीय वर्ग का जो नेता बन गया था, इसकी मृत्यु 1791 ईस्वी में हो जाती है। 1791 ईस्वी में इसका मृत्यु हो गया। और यहाँ से अब दिक्कत शुरू हो गया कि जब मध्यम वर्ग का या तृतीय वर्ग का नेता नहीं रहा तो लुई 16वां को एक बार पुनः राजतंत्र स्थापित करने का विचार आया और लुई 16वां ने विदेशियों से मदद लेना शुरू कर दिया। विदेशी जैसे कौन? तो जहाँ की मैरी एंटोइनेट थी ऑस्ट्रिया, तो ऑस्ट्रिया के राजा इनको मदद किए, ऑस्ट्रिया के राजा। और भी थे, ऑस्ट्रिया उस समय बहुत बड़ा देश हुआ करता था, प्रासा भी उसको मदद किया। एक देश था सेवाय ने भी मदद किया। यह सब एक ही देश हुआ करते थे, अलग अलग हो गए हैं। तो यह तीनों देश ने मिल करके लुई 16वां को मदद देना शुरू कर दिया। तो एक तरह से लुई 16वां अपने देश के जनता को हराने के लिए विदेश से मदद ले रहा है और यह देश बन चुका है संवैधानिक राजतंत्र। तो लुई 16वां एक तरह से देशद्रोह का काम कर रहा है। इन लोग भी तैयार हो चुके थे। 1792 ईस्वी में लुई 16वां और इन तृतीय वर्ग के बीच युद्ध हुआ, जिसमें लुई 16वां को हार मिली। और
हार जाने के बाद जो संवैधानिक जो था, जो नेशनल असेंबली, तो नेशनल असेंबली का पुनः गठन कर दिया गया। असेंबली का पुनः विनिर्माण किया गया, क्योंकि पहले जो असेंबली का गठन हुआ उसके तहत राजतंत्र का स्थापना हुआ, लेकिन एक बार पुनः लड़ाई हो जाने के बाद 1792 में असेंबली का नाम बदल करके कर दिया गया कन्वेंशन। क्या? कन्वेंशन कर दिया गया। और कन्वेंशन ने यह फैसला लिया कि लुई 16वां को देशद्रोह के अपराध में गद्दी पर लटका दिया जाए। और 21 जनवरी 1793 ईस्वी को लुई 16वां को गद्दी पर कह सकते हैं सूली पर लटका दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से देशद्रोह के अपराध में लुई 16वां को पूरा गद्दी पर जो है फांसी पर लटकाने का जुगाड़ किया जा रहा है, मारने का प्रयास किया जा रहा है। और यहाँ सारी जनता देख सकते हैं कि खुशियां मना रही है। राजा इधर सूली पर चढ़ रहा और इधर लोग खुशियां मना रहे हैं। और चढ़ाने के बाद देख सकते हैं जो है मर जाते हैं। मर जाने के बाद लुई 16 के जब मृत्यु हो गया, मृत्यु कब हुआ था? तो देखें कि 21 जनवरी 1793 ईस्वी को मर जाने के बाद अब इसके बाद कुछ लुई 16वां का स्थान गद्दी पर लिए। और जो दूसरे लोग बैठे तो इन लोगों ने क्या किया कि लुई 16वां को पत्नी को मारना चालू कर दिया, उनकी बच्चे हुए बच्चे को मार दिए। तो इस तरह से पावर का गलत इस्तेमाल किया जाने लगा। तो फिर से फ्रांस में एक तरह से 1795 ईस्वी में चुनाव करवाया गया, चुनाव। और इस बार चुनाव के गद्दी पर बैठ गया कौन? नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन गद्दी पर बैठता है। और नेपोलियन के आ जाने से फ्रांस में पहला बार लोकतंत्र का सरकार आ चुका है, यानी कि अब चुनाव के बाद फ्रांस संवैधानिक रूप से लोकतंत्र देश बन गया है। देखिए, फ्रांस जब संवैधानिक रूप से लोकतंत्र देश एक तरह से बन गया, यानी कि यहाँ अब प्रतिनिधि के चुनाव लोकतंत्र चुनाव के द्वारा होगा, तो नेपोलियन ने पूरे यूरोप में जो बगल का देश देखे थे ऑस्ट्रिया, तो ऑस्ट्रिया में नेपोलियन गया और यहाँ के लोगों को बोलने लगा कि आप लोग भी जनता में राष्ट्रवाद की भावना लाने का प्रयास किया नेपोलियन। तो ऑस्ट्रिया के राजा को यह बात सहन नहीं हुई। क्यों? क्योंकि नेपोलियन अपने देश में तो राजतंत्र हटाकर लोकतंत्र लाया ही चुनाव करवा करके, ऑस्ट्रिया में भी यह बात फैलाने लगा। तो जाहिर सी बात है कि ऑस्ट्रिया के राजा को यह बात अच्छा नहीं होगा। उसके बाद देखें कि ऑस्ट्रिया के अलावा यह जर्मनी में भी गया और जर्मनी में भी रोमनो वंश का शासन चलता था। तो यहाँ से भी जो है राजा का शासन समाप्त करने के लिए नेपोलियन ने कहा। पूरे यूरोप में घूम घूम करके नेपोलियन 1815 ईस्वी तक यही काम करता रहा। 1814 ईस्वी तक पूरा यूरोप घूम घूम करके और राष्ट्रवाद का प्रचार करने लगा। तो अगला बार से जितने जो यूरोप के देश हैं, जहां जहां नेपोलियन जा करके राजतंत्र खत्म करने का प्रयास किया, वह सब राजा लोग मिल करके नेपोलियन को मारने का प्लान बना लिए और ऐसा सफल भी हो गए। 1814 ईस्वी में नेपोलियन को मार दिया गया और सभी लोगों ने मिल करके यह फैसला किया कि फ्रांस में दोबारा एक तरह से बुर्बो, जो पहले वंश चलता था, बुर्बो राजवंश का शासन स्थापित किया जाए। और फिर से अगला बार बुर्बो राजवंश का शासन स्थापित हुआ। कब? 1815 ईस्वी से। और शासक बना कौन? लुई 18वां। तो हम देख रहे हैं कि किस तरह से नेपोलियन के द्वारा फैलाए गए राष्ट्रवाद के द्वारा पुनः एक बार लोकतंत्र आया और फिर 1815 के बाद फ्रांस में देख रहे हैं कि राजा का शासन आ गया। तो 1815 ईस्वी से फ्रांस में दोबारा आ गया है क्या? तो राजतंत्र। और यहाँ इसके पहले क्या था? फ्रांस में लोकतंत्र। तो देख सकते हैं कि किस तरह से यह कुछ साल 20 साल तक देख रहे हैं कि 20 साल फ्रांस में लोकतंत्र रहा, फिर क्या आ गया? राजतंत्र। और 1815 के बाद अंतिम जो क्रांति होगी फ्रांस में वह 1848 ईस्वी में होगा और इसके बाद फ्रांस एक तरह से पूर्ण लोकतंत्र बन जाएगा और आज तक फ्रांस में लोकतंत्र देखने को मिल रहा है। तो अंतिम जो क्रांति हुई 1848 में। लेकिन हम देख रहे हैं कि 1795 जो 93 में मृत्यु हो गया लुई 16वां का, तो 93 से लेकर के 15 तक के बीच में जितना लड़ाई हुआ, नेपोलियन ने जितने यूरोप के देश में घूम करके राष्ट्रवाद का प्रचार किया, यह सभी घटनाओं को क्रमबद्ध तरीका से पढ़ना है।
अगला टॉपिक में। यहाँ तक फ्रांस की क्रांति पूर्ण हो गई, यहीं तक हम लोग फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ते हैं। इसके अगला जो कुछ भी हम बात बताए, यह सब चूंकि पूरे यूरोप में यह घटना चल रही है, पूरे यूरोप के राजा मिलेंगे तब जाकर नेपोलियन को पराजित करेंगे, तो पूरे यूरोप के बारे में हो गया। इसलिए अगला टॉपिक हो जाएगा क्या, यूरोप की क्रांति। यूरोप की क्रांति नहीं कह के हम कहेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद। तो अगला हम लोग यही पढ़ने वाले हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद। तब तक के लिए ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, पिछला सारा वीडियो को आप क्लियर कीजिए, उसके बाद आपको अगला वीडियो यह समझ में आएगा। अदरवाइज बीच में से समझने से आपको यह समझ में नहीं आने वाला है। धन्यवाद।